सो गाइस गुड इवनिंग भाई। आप जैसे कि आप सबको पता है सभी भाइयों को कि जैसे मैं और भाई साहब हम दोनों कनाडा रहते हैं और भाई साहब आए थे इस साल मई में। तो भाई साहब को नियर अबाउट हो गए 8 से 9 महीने और मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ जाएंगे, क्योंकि जनवरी 19 को मेरे 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट फाइनली। तो भाई भाई साहब भी यहीं मेरे साथ ही काम करते हैं और हम दोनों मतलब सेम ही कंपनी में काम करते हैं, हम दोनों एक जगह मतलब एम्प्लॉयड है। तो आज भाई साहब से पूछेंगे कि भाई साहब का 9 महीने का एक्सपीरियंस कैसा था, और मैं अपना भी बताऊंगा कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब एज ए स्टूडेंट। और भाई साहब आए हैं डायरेक्ट वर्क परमिट पे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब एज ए स्टूडेंट क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या ड्रॉबैक है, और एज ए वर्क परमिट क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या ड्रॉबैक है। तो भाई साहब बताओ, जैसे आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि कनाडा आना वर्थ इट है नहीं, इसके लिए आज का करंट सिनेरियो देख के? देखो, सिनेरियो नहीं, बेसिकली अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जैसे कि मैं मानता हूँ कि हाँ, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि या तो आप जल्दी आ जाओ इनिशियल, लाइक आफ्टर द स्कूल, ओके या फिर आप आओ सब चीज़ों से निपट के, लाइक कि आफ्टर 40। ओके। मेरे अकॉर्डिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल। और 12th के बाद आते हो तो एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आप 10 साल यहाँ कमा के रुकना, मेरा तो ये है कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए लंबे टाइम तक। 10 साल का पीरियड एक अच्छा है, यहाँ से कमा उमा के इंडिया चले जाए और इंडिया जाके अपना फिर जो भी कोई नया नया बिजनेस या कोई स्किल आप यहाँ से सीख के चले जाओगे, उसे वहाँ काम स्टार्ट करो। मैं अपना बताता हूँ भाई, जैसे एज स्टूडेंट अगर आप लोग आ रहे हो तो आज के टाइम में कनाडा में आना एज ए स्टूडेंट तो कोई वर्थ इट कोई नहीं है, मतलब ही नहीं क्योंकि है। जैसे मैंने अपनी जो डिग्री करी थी उसमें नियर अबाउट आई स्पेंड लाइक $40,000। तो $40,000 अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो नियर अबाउट हो जाता है भाई साहब कम से कम भी 25-26 लाख रुपए मोटा मोटा। ये पकड़ के चलो जो मेरी स्टूडेंट जो मेरी यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर फीस थी। उसके अलावा जैसे आपके पर्सनल एक्सपेंस भी है, जैसे आपको कम से कम भी 5-6 लाख रुपए तो आपकी शॉपिंग में लग जाते हैं, 2-2.5 लाख रुपए आपके टिकट में लग जाएंगे, तो 10-15 लाख रुपए ऊपर वो जोड़ के चलो मोटा मोटा। तो मोटा मोटा अगर आप कनाडा पहुंचते हो एज ए स्टूडेंट तो आपका मोस्ट एक्सपेंस जो है, जो मेजर एक्सपेंस है, वो 30 से 32 लाख के नियर अबाउट पड़ता है। अब आप सपोज करो यहाँ आगे 32 लाख रुपए लगा के मोटा मोटा 32 लाख रुपए आपको यहाँ कमाने में लग जाएंगे कम से कम भी मोटा मोटा। मैं अगर बताऊं तो अगर आप मिनिमम पे भी काम करोगे तो भी कम से कम भी आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे 32 लाख कमाने में, आपके सारे एक्सपेंस काट के। क्योंकि आज के टाइम में जो कनाडा का है वो लाइफ स्टैंडर्ड मतलब वाकई में बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, और जो लिविंग एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ। मतलब अगर आप कोई ग्रोसरी वगैरह करने जाते हो तो भी मतलब नियर अबाउट लाइक 120 से 150 के बीच में आती है, $150 के बीच में एक वीक की ग्रोसरी आती है 2 लोगों की। और रेंट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो रेंट वगैरह भी आज के टाइम पीक पे है। मतलब अगर आप प्राइवेट रूम देखते हैं, जैसे इंडिया में अगर जैसे सिंगल रूम देखते तो 3-3.5-4 हज़ार का मिल जाता था भाई साहब। नहीं, अभी तो वहाँ पे 7-8 हज़ार का मिल जाता है मोटा मोटा। लेकिन यहाँ इस देश में तो अगर आप प्राइवेट रूम लेने जाओगे तो 900 से $1,200 के बीच में मिलता है। मतलब कम से कम भी हो गया इंडिया का 60 से 70 हज़ार रुपए। तो लाइफ स्टाइल यहाँ वाकई में बढ़िया है, लेकिन एज ए स्टूडेंट इस टाइम आने का कनाडा में कोई फायदा नहीं है, मतलब ही नहीं है। अब दूसरी चीज बताता हूँ भाई, यहाँ कनाडा में जैसे इंडिया में बैठे जो लोग हैं या फिर जो बाहर दूसरे देशों में बैठे हैं, उनको ये लगता है कि मतलब कनाडा में जाके मतलब बहुत ज्यादा ही कमाई है। तो कमाई के पर्सपेक्टिव से भाई साहब बताओ, कनाडा सबके प्रायोरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कमाई के पर्सपेक्टिव से? मतलब जैसे और भी कंट्रीज है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, लग्जमबर्ग जैसे आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो रखा है, तो कनाडा उनको प्रायोरिटी में रखना चाहिए नहीं आज के टाइम में? मैं तो ये मानता हूँ कोई भी जो कंट्री है, फॉरेन कंट्री कोई भी जाना चाहते हो, तो बेसिकली आप बहुत पैसे, जो इलीगल रूट्स है ना, बहुत पैसा उसा खर्च करके आप जा रहे हो, उसका कोई वर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, है ना। कनाडा के अपने कुछ फ़ायदे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अपने फ़ायदे हैं। दूसरी कंट्रीज़ में जैसे उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कनाडा की जैसे 60 टू अराउंड 65 के बीच में रहती है इंडियन रुपीज़ से अगर कंपेयर करते हैं। उनकी चलो 75 टू 80 के बीच में रहती है। बट कनाडा में ये है कि आप यहाँ अच्छा काम वाम करोगे तो आपको पीआर मिल जाती है इजीली, जल्दी। हाँ, इजीली तो नहीं, पर ठीक, अगर आप पीआर होता है भाई परमानेंट रेजिडेंसी, मतलब अगर आपको एक बार पीआर कार्ड मिल जाता है बार किसी बार भी वीजा देश, नहीं लेना पड़ेगा हाँ, आपको तो आने के आपको लिए। आने जाने के लिए उस कार्ड पे आप मतलब ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी कंट्रीज में ये है कि आपको पीआर नहीं मिलेगा वहाँ, चलो कमाई कर लोगे, है ना। बट मोटी और एक समराइज बात यही है कि बहुत पैसे लगा के कहीं जाओ मत, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक बार आपको लगेगा
कि इंडिया में कोई काम नहीं है हमारे आसपास में, Yeah. मतलब सोसाइटी में हम बता नहीं पाते, तो आप इतने सारे पैसे आप लगा के वहाँ जा रहे हो, और इतने पैसों में अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कुछ भी कर लेते हो इंडिया में काम, और उतना ही काम वहाँ जाओगे, तो ऐसा नहीं कि 6 घंटे का हाँ, काम ये नहीं तो रहता, है। 10 घंटे का काम होता है इन कंट्रीज में। हाँ, लगता ही है सब हाँ। कि 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, कुछ फिर नहीं, वो extra- 10 घंटा नहीं, वो 12 मानो आना जाना तुम्हारा, ये मतलब हाँ। लाइफ है कि काम कर रहे हो और बस। मोटा मोटा ये कि ये ट्रैप है भाई, अगर मैं सही बताऊं सिंपल भाषा में, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसा ही कमा के वापस भाग जाना है, तो कनाडा प्रायोरिटी पे तो मत रखो, लेकिन हाँ कनाडा एक ऑप्शन हो सकता है ना। अगर जैसे इंडिया में क्योंकि बेसिक वेज पे अगर कोई बंदा काम करता है जैसे ना, तो उसको इतने पैसे नहीं मिलते। यहाँ ये है कि लेकिन फिर ले देगी उतनी ही बचती है, सेविंग उतनी होनी है तुम्हारी, भाई मतलब ये है कि मैं तो ये बोलूंगा, जो मिडिल क्लास है, हाँ। जिसके पास ठीक है पैसे है ना, तो वो लगा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा और कुछ कमा भी लेगा, क्योंकि उसके इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर कोई जमीन वमीन बेच के आ रहा है, वो भाई यूजलेस है, वो वापस जाएगी नहीं, वो जमीन ही छुड़ा पाओगे, उससे हाँ। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। यूजलेस है भाई। तो वो जमीन बेच के, जैसे पहले होता था कि लोग अपना किला कुल्ला बेच के यहाँ आते थे, तो भाई अब वो सारी चीजें हैं। आप किसी मतलब जो बिल्कुल ही मतलब बिलो एवरेज फैमिली है, वो अपने पेरेंट्स को मतलब फोर्स मत करो भाई कि जैसे एजुकेशन लोन लेने पे या फिर मतलब कोई और लोन उठा लो, हमें बाहर भेज दो, हम बाहर जाके मोड़ देंगे। बेसिकली उन कंट्रीज का ट्राई करो जिनमें वीजा दे रही है हाँ। ना? इन कंट्रीज में वीजा मिलता नहीं है आसानी से, खरीद इलीगल रूट से लोग लेते हैं, तो उसमें बहुत पैसा जा रहा है, वो पैसा रिकवर होगा नहीं है, समझ लो। सो मोटा मोटा इसका यही पर है। कुछ कुछ कंट्रीज है, उनमें देखो क्या चाहिए। अगर एजुकेशन मानो आप जा सकते हो वाया स्टूडेंट रूट भी जा सकते हो, अगर वहाँ कम पड़ रहा है स्टूडेंट का, तो ऐसे करके अपना रिसर्च करके जैसे उन कंट्रीज के अंदर आप जाओ। हाँ, तो भाई सिर्फ पैसे के लिए आना इज एन ऑप्शन, पर यहाँ की अगर आप सेट हो जाओगे या फिर वापस इंडिया जाके ऐसा कुछ बड़ा चीज कर लोगे, हाँ अगर खुद का अगर कुछ दिमाग चल गया तुम्हारा तो ठीक है, वरना अगर तुम सोचो कि नहीं हम तो नॉर्मल शिफ्ट कर करके कर लेंगे, तो नॉट पॉसिबल भाई। मतलब आपको या तो यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा पूरा लिटरली, मतलब आपको यहाँ जिंदगी खत्म कर देनी पड़ेगी, तब जाके आप वो जिंदगी जी सकते हो। पर वो फिर मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग या फिर भाई साहब के अकॉर्डिंग, वो हम वर्थ इट नहीं मानते। जो फाइनल क्वेश्चन है भाई, फाइनल क्वेश्चन मतलब कनाडा में बेसिकली बंदा आ कैसे सकता है, मतलब स्पेशली कनाडा का हम बता सकते हैं क्योंकि हम दोनों कनाडा में। तो भाई बेसिकली यहाँ आने के लिए वैसे तो मल्टीपल एंट्रीज है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री होगी, वर्क परमिट के थ्रू आप आ सकते हो, LMI के थ्रू आप आ सकते हो, कोई आपको स्पॉन्सर कर दे ब्लड वाला तो आप आ सकते हो, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट वीजा पे आप आ सकते हो। तो मल्टीपल एक्सपोजर है, लेकिन जो बेस्ट वे है आने का, वो सिक्योर वे दो ही होते हैं, या तो आप वर्क परमिट पे आओ या आप आओ स्टडी परमिट पे। जो आपके जो लीगल इमिग्रेशन है, मतलब उसमें ये है कि अगर आप आते भी हो तो भी मतलब आप यहाँ के मतलब अच्छी तरह सेटल हो सकते हो। अब जैसे मैं आया था स्टूडेंट वीजा पे आया था, तो मैंने यहाँ की मास्टर्स करी थी। हाँ 12th के बाद मत आओ, एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके ही आओ। अगर 12th के बाद आप आओगे तो यहाँ भाई मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपको कम से कम भी अपने 4 से 5 साल पहले कॉलेज को देने पड़ेंगे, फिर आप बैचलर डिग्री ले पाओगे। बैचलर डिग्री जब आप एक बार लोगे, उसके बाद में आपको वापस मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो IRCC ने कुछ चेंज किए हैं, जो कॉलेज जो बैचलर हैं उनको यहाँ वर्क परमिट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखो। हाँ वर्क परमिट का ये सीन होता है कि जैसे कोई आपका रिलेटिव जो आपको स्पॉन्सर कर दे, मतलब बेसिकली जो LMI ये आपको दे दे, या मतलब ऑथराइजेशन लेटर भेज दे इस कनाडा में कि ये इस बंदे को हमने हायर करना है, ये हमारी कंपनी के लिए एक एसेट है, तो आप आ सकते हो। उसमें ये है कि आपका एक्सपेंस बहुत ही कम लगेगा, मतलब आपके फ्लाइट चार्जेस लगेंगे और आपका पर्सनल एक्सपेंस लगेगा। लेकिन स्टडी वीजा पे आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग जाएगा। तो मोटा मोटा यही है भाई, ये दो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, और अगर आना है तो ये दो रूट फॉलो करके आओ। और स्टूडेंट वीजा पे जो आए भाई, वो प्लीज ग्रेजुएशन अपनी करके आना, क्योंकि मास्टर डिग्री यहाँ जैसे 1.5 साल की होती है, लेकिन अगर आप बैचलर करने आओगे तो भाई आपको 4 साल यहाँ फीस कमा कमा के पे करनी पड़ेगी। और जैसे कि आज के टाइम में आप सबको पता है, स्टूडेंट 24 घंटे से ज़्यादा इस देश में काम नहीं कर सकता। तो 24 घंटे की अगर मैं मिनिमम वेज पे आपको कोई अगर हायर करेगा, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पे हायर करेगा, आपको मिनिमम वेज पे हायर करेगा। तो आप मोटे मोटे हिसाब लगा लेना, $17 $17.40 पर आवर के वेज चल रहे हैं, और टैक्स टुक्स कट के आपको $14 इन हैंड आपको मिलता है। तो $14 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपकी एक वीक की कमाई होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, रेंट जो आपका जाएगा $500 रेंट जाएगा, $200 आपकी ग्रोसरी जाएगी, $100 आपका कैंपस कार्ड का जाएगा, और $100 आपका फोन बिल जाएगा। तो मोटा मोटा ये हो गया, $1000 आपका एक्सपेंस है। कमाई आपकी जो होगी वो एक महीने में $1200 से $1500 के बीच में होगी एज ए स्टूडेंट।
अगर आप कैश जॉब करते हो देखो वो डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन की हम बात करेंगे इस वीडियो में, फालतू चीजें हमने किसी को गुमराह करेंगे, तो हम ये दो चीजें यहाँ बता देते हैं। 1200 से 1500 के बीच में आपकी अर्निंग होगी लीगल तरीके से। 1000 रुपये आपका एक्सपेंस चल जाएगा। एक महीने की जो आपकी सेविंग होगी वो $200-250 होगी। वो ना तो आप इंडिया भेज सकते ना आप इधर भेज सकते। किस महीने आपने अगर शॉपिंग कर ली तो आपका बजट हिल जाएगा। फीस यहाँ के निकाल लोगे, नो चांस, नहीं निकाल पाओगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। अब भाई जो कोई कितना भी ज्ञान दे दे बात अलग है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ आके फीस मैनेज करना तभी पॉसिबल है, या तो कोई आपको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल जाए बैक ऑफ द हेड, कि आप किसी एम्प्लॉय के लिए इतने लॉयल हो कि वो तुम्हारी टेक केयर कर ले, है ना, वो तुम्हारे को अरेंज करवा दे सारी चीजें, तो बात अलग है। लेकिन बाकी इस देश में आके फीस वगैरह मैनेज करना आज के टाइम में वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो भाई ये छोटी सी हमारी जो जो मेजर जो 3 क्वेश्चन थे वो हमारे उनके ऊपर ओपिनियन है। बाकी अगर जिन भाइयों को भी कोई भी डाउट हो वो हमें प्लीज अप्रोच करें, और कमेंट सेक्शन मैंने ओपन रखा हुआ है, तो हमारे को अप्रोच करें, हम बता देंगे आप लोगों की कौन कौन सा मतलब और क्या क्या तरीके हैं, और मतलब और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हम हमारे तक है वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग भाई। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, क्योंकि वैसे तो मैं अपनी वीडियोज में ज़्यादा ये बोलता नहीं हूँ, पर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर करना, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे, बाय, गुड नाइट।